Hello everyone, how are you? You are all fit and fine? Let's start our today's topic. As you know, we are doing our chapter Major Domains of the Earth. In this chapter, we have discussed so many points, including our Earth, continents, oceans, different parts of the Earth's surface like biosphere, lithosphere, hydrosphere, etc. We have learned about oceans and continents, seven continents and five oceans. Then we have seen the different continents, what are they, what are the size, and after it we have seen the different parts and different oceans, what they are, why they are called, what are the shapes of them, what are the boundaries of them, and how much water we can use, how much water is on the earth. And then oceans, their names, or the in the last video we have discussed about atmosphere, air, how it moves, and how what are the parts of the atmosphere. There were five parts of the atmosphere. Now in today's discussion we will do biosphere, the domain of life. आज की इस जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे भाई बायोस्फीयर के बारे में, जैव मंडल जिसे हम कहते हैं जैव मंडल, जैव मंडल जहाँ पर जीवन संभव है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। अब जो बायोस्फीयर है वो एक बिल्कुल नैरो जोन है, बिल्कुल छोटा सा इलाका है भाई। किसके बीच में? लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर ये तीनों मिलते हैं। लैंड, वाटर एंड एयर ये तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ होता है बायोस्फीयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट्स। अब ये जो इलाका है, ये जो बायोस्फीयर है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, ये चाहे बेशक छोटा सा ही इलाका हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, जोन है जहाँ पर जिंदगी है भाई, जहाँ जिंदगी है, जीवन है, और जो कि इस प्लेनेट को यूनिक बनाता है भाई। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, और इसी जीवन का जो आधार है वो बायोस्फीयर है। देर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। अब ये जो बायोस्फीयर है यहाँ पर दुनिया भर की जो जातियाँ हैं भाई, किस किस चीज़ की? फ्रॉम माइक्रोब्स, जो बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एंड ह्यूज मैमल्स, बड़े बड़े स्तनधारी जैसे भाई हाथी हो गया, वेल हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? इस एटमॉस्फेयर में। चलिए ढूंढते हैं भाई इसमें एटमॉस्फेयर कहाँ है। वेयर इज द एटमॉस्फेयर इन दिस पिक्चर? You can see there are birds flying, there are fish, there are animals, and there are plants, there are houses for us, there is water, there is land and water, so many things are there, means यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ पर जीवन है। जैसे मछलियाँ हैं भाई, ये जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पौधे होंगे जहाँ हम रहते हैं। तो ये एक छोटा सा जो इलाका होता है इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ जीवन की संभावनाएं होती हैं, जहाँ पर और क्या क्या है भाई। हम बात करते हैं, कौन सा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। यहाँ पर है लिथोस्फेयर, यहाँ है हाइड्रोस्फेयर, और यहाँ है एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इनको इकट्ठा करके हम कहते हैं क्या? बायोस्फेयर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे होता क्या क्या है। यहाँ पे दुनिया जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जीवाणुओं की, कीटाणुओं की, जानवरों की, पौधों की और पक्षियों की, वो सारी की सारी जो जातियाँ हैं वो इसी बायोस्फीयर में मिलती हैं।
All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. अब जितनी भी जीवित चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसमें इंसान भी है, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, पौधे भी हैं और जो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक सूक्ष्म जीव हैं वो भी हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे किस पर निर्भर हैं? बायोस्फीयर पर निर्भर हैं। अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो ये भी नहीं जी पाएंगे। एग्जाम्पल लें, जैसे भाई रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैंड तो है, मतलब लिथोस्फीयर तो है, सॉरी आ गया भाई, लिथोस्फीयर तो है, लिथोस्फीयर तो है, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोस्फीयर नहीं है। ठीक है, और भाई जो एटमॉस्फेयर है वो भी है, एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई भी जीवित चीज़ नहीं देखने को मिलती। अब अगर हम बात करें भाई समुद्र की गहराइयों की, तो वहाँ भी भाई हवा नहीं है, इसलिए वहाँ भी ज़िंदगी नहीं है। अब आप कहोगे सर मछलियाँ तो हैं, तो भाई मछलियाँ तो हैं, लेकिन वो मछलियाँ भी ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए। जहाँ पर पानी में हवा की कमी है वहाँ पर मछलियाँ भी नहीं है। जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था, जो मैरियाना ट्रेंच, वहाँ तक अभी तक किसी को कुछ भी जीवित चीज़ें नहीं मिली हैं अभी तक, आगे मिल जाएंगी वो अलग चीज़ है। ठीक है, और अगर हम हवा की बात करें तो वहाँ पे ज़मीन नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे नहीं हैं, इंसान जानवर नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं भी जीवन के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, और जहाँ ये मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। समझ में आ गया इतना? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. अब जो ये बायोस्फीयर है, ये जो जैव मंडल है, इसमें जितने भी जीवित प्राणी हैं, चीज़ें हैं, इनको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है प्लैनेट किंगडम, पौधों का संसार जिसे हम कहते हैं, पादप वर्ग जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है एनिमल किंगडम, जिन्हें जानवरों का संसार कहा जाता है, वन जीव जगत जिसे हम कहते हैं। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब ये जो तीन डोमेन है, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे और द अदर, और एक दूसरे को एक ही तरीके या दूसरे तरीके से भाई अफेक्ट करते हैं, भाई प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, cutting of forest for fulfilling our needs of food or clearing land or for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. भाई एग्जाम्पल के लिए ये भाई सारे के सारे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई कटिंग ऑफ फॉरेस्ट का, भाई जंगलों को काटने का हम एग्जाम्पल लें तो भाई चाहे वो हमारे खाने के लिए हम काट रहे हों, चाहे भाई एग्रीकल्चर के लिए उसको साफ कर रहे हों, और चाहे हम जगह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उनकी सफाई कर रहे हों, काट रहे हों, ये भाई प्रभावित करता है किसको? रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। जो जो ढलान है वहाँ पर जो मिट्टी है उसको हटा देते हैं भाई। जैसे तुमने सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, तो भाई जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो भाई जो वहाँ की मिट्टी होगी वो जमी रहेगी, जहाँ पेड़ पौधे घास नहीं होगा वहाँ पर मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ या हवा के साथ। जैसे भाई अगेन हम वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेजर्ट एरिया। भाई डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में भाई पेड़ पौधे या घास नहीं होती, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो हवा के साथ बह जाती है, दूर उड़ जाती है। और अगर हम पहाड़ों की बात करें, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, तो जब बारिश होती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बह करके पानी के साथ नीचे आ जाती है। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes। और इसी तरह जो धरती का जो सरफेस है, सतह है ऊपर की, वो चेंज हो जाती है
प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं जैसे कि भूकंप, उनसे। Similarly, Earth surface may be changed due to natural calamities like earthquakes। और धरती पर जो अर्थक्वेक आते हैं भाई, जो भी भूकंप आते हैं, उससे भी जो धरती की ऊपरी परत चेंज होती है भाई, बदल जाती है। जिस तरह भी भूकंप आते हैं तो क्या होता है भाई, जो ऊपर की परत होती है जिस पे हम रहते हैं, तो भाई वो क्या होती है, वो या तो नीचे धस धस जाती है या फिर ऊपर उठ जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं, उनमें खाइयाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से वो चेंज होती रहती है, टूटती रहती है। For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently। अभी जैसे हाल ही में जो सुनामी आई थी भारत में, अंडमान निकोबार की तरफ, अगर ध्यान हो किसी का, तो भाई उसमें क्या हुआ था, कुछ जो इलाके थे, कुछ जो द्वीप समूह थे, छोटे छोटे द्वीप समूह थे, वो पानी में डूब गए थे, समंदर के पानी में डूब गए। तो सबमर्जेंस होता है डूब जाना, पानी में डूब जाना। जो धरती की कुछ सतह थी, द्वीप समूह थे, वो पानी में डूब गए थे भाई। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज अंडर द वाटर। अब जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, जो हमारे बंगाल की खाड़ी में है, तो भाई उनमें से कुछ जो द्वीप थे वो पानी में डूब गए थे। इतना ऊंचा पानी उठा था भाई उस समय जो सुनामी आई थी। भाई जो ये आई थी 2004 में, तो उस समय जो सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से थे, कुछ छोटे छोटे टापू थे, तो वो पानी के अंदर डूब गए थे, इतना ऊंचा पानी उठा था भाई। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अभी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, इनटू लेक्स एंड रिवर्स, जो हम तालाब में बहा देते हैं या नदियों में बहा देते हैं, वो इंसान के काम के लायक पानी को नहीं छोड़ते हैं, जो भी गंदगी हम पानी में डाल देते हैं भाई। अब जैसे भाई इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। और इसी के साथ साथ भाई हमारे लायक तो नहीं रहते, इंसान के यूज़ के लायक तो नहीं रहते, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पर और जो जीव जंतु उस पानी को पीते हैं, उनके लायक भी नहीं रहते। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air। अब जो कारखाने होते हैं, फिर इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें से क्या होता है भाई, एमिशन जो वो छोड़ते हैं, जो भी चीज़ें वो छोड़ते हैं, तो उनसे थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ बिजली बनती है कोयले से, तो उसमें से, और व्हीकल और जो गाड़ियाँ होती हैं, उनसे पोल्यूट द एयर, हवा को प्रदूषण करते हैं भाई। इंडस्ट्रीज में होते हैं, जो फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ लगी होती हैं, उसमें भयंकर धुआं जो निकलता है। और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं भाई, जो बिजली बनती है कोयले से, उससे जो धुआं निकलता है, और व्हीकल्स जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, उससे जो हवा होती है वो प्रदूषित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं, इंटेक्स यानी कि हम सांस के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये भी हवा का एक मुख्य घटक है भाई, हवा में मुख्य भूमिका निभाता है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा CO2 बढ़ जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे जो संसार का, जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी भी, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो धरती गर्मी छोड़ती है उसको सोख लेती है। तो अगर ये ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गर्मी सोखेगी, और ज़्यादा गर्मी सोखेगी तो हमारी धरती है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है भाई, ग्लोबल वार्मिंग विश्व का नाम दिया जाता है भाई। देयर इज
तो भाई इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है जब धरती ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापन कहते हैं। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere एंड द हाइड्रोस्फीयर। और इस तरह से जो लिथोस्फीयर है स्थल मंडल है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर जो पानी है मतलब जल मंडल है, उसको सही ढंग से काम करने के लिए जो हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं उनमें कमी करनी होगी। भाई किस तरह से जो फैक्ट्रियां हैं जो ना जिनकी ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर दें, या फिर जो उनका कोई अब सब्स्टिट्यूट है तो वो हल निकालें भाई, अगर उनकी जगह और किसी चीज़ को यूज कर सकते हैं तो। जैसे हम प्लास्टिक की जगह और दूसरे चीज़ों का यूज कर सकते हैं भाई। अच्छा भाई, और उसके साथ साथ जैसे गाड़ियां हैं तो कम से कम गाड़ियों का यूज़ करें तो पोल्यूशन कम होगा, है ना। और अगर हम अपने कचरे को पानी में ना बहाएं तो पानी साफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको कम करना होगा, और जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं धरती से जो कुछ भी ले रहे हैं उसका यूज़ कम करना होगा, ताकि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में बैलेंस बना रहे। क्योंकि अगर एक में थोड़ी दिक्कत होगी तो वो पूरे जीवन को भाई प्रभावित करेगी। जैसे हमने इस पोल्यूशन से एक एग्जांपल लिया था भाई, ठीक है। जैसे भाई हम प्लास्टिक का ही क्यों ना एग्जांपल लें, अगर हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक भाई ख़राब तो होता ही नहीं है, सदियों तक चलता है। भाई अपने पिछले दिनों कुछ न्यूज़ में भी सुना होगा भी कि किसी गाय के पेट से प्लास्टिक की थैली निकली है, और कि भाई कहीं पे कोई बीच था, समंदर का किनारा था, तो बहुत सारी मछलियाँ उसमें फंसी मिली है प्लास्टिक में, है ना। तो ये कई सालों तक ख़राब ही नहीं होता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रिड्यूस करना होगा अपना यूज़, या फिर उनकी जगह दूसरी कोई चीज़ हो जिसका हम यूज़ कर सकें। तो ऐसा हमें सोचना होगा, ऐसे उपाय हमें करने पड़ेंगे जिससे कि भी हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहे, कोई गंदगी ना फैले। तो भाई ये था हमारा चैप्टर, हमारा आज का टॉपिक बायोस्फीयर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ भाई ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।